आवाज आ रही है? सबको चौके है ये बताइए पहले तो आप मुझे। हम्म। हाँ जी, सब कुछ ओके है तो फिर आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। जी। आज तो हम बात करेंगे, जल्दी से बता दो फटाफट से, उत्तर भारत की विशाल मैदान की। हम्म। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैंने मैप आपको बना के दिखा दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद रखना रखा है, ये पता भी है। उत्तर भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदान को, उत्तर भारत के विशाल मैदान को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो सब चीजें क्लियर होंगी। उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? मतलब 4 भागों में, 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू भाबर, तराई, बांगर, ये नाम याद होने चाहिए। और प्यारे बच्चों, खादर, है ना? ठीक है। हाँ, आवाज वगैरह सब कुछ ओके है ये बता दो। कभी पता चल रहा है कि बिना आवाज की क्लास ले जा रही हूँ। मैम कल मेरी क्लास हुई थी, कल ना मीटिंग थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुई थी क्लास। हाँ जी बच्चों। भाबर, तराई, बांगर, बांगर और खादर, और खादर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो मैं भाबर की इमेज दिखा देती हूँ आपको, कहाँ है भाबर। ये देखो बच्चों, ये हिमालय है, आपको पता है हिमालय? हाँ जी मैम, हिमालय। हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी मैंने आपको पढ़ा दी होगी, वो भी याद होगी। हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी का नाम शिवालिक है। शिवालिक के अगर हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में हमें भाबर जो रीजन है वो दिखाई देता है। तो भाबर क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये पत्थर पत्थर दिख रहे हैं, तो भाबर क्षेत्र आपको पथरीला दिखेगा। ये पत्थर है, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति मिलेंगी। जब पथरीला क्षेत्र है, पत्थर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ वहाँ पे वनस्पति उग जाएगी? तो आप बोलोगे वनस्पति तो नहीं उगेगी। अब जब पथरीला क्षेत्र है तो वो खेती के लिए भी सुटेबल नहीं होगा, एग्रीकल्चर के भी लिए भी सुटेबल नहीं होगा। और नदियां जो है यहाँ पर जो है वो दिखती नहीं है, वो मतलब पत्थरों के नीचे से बह रही हैं, तो नदियां अदृश्यमान हो गई हैं। भाबर के दक्षिण में आते हैं तराई। तराई में क्या है? हरा भरा घास के मैदान, सब कुछ मिलेगा, दलदली क्षेत्र है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और भाबर के दक्षिण में है, घनी वनस्पतियां होंगी और नदियां यहाँ पर दिखती हैं, और ये खेती के लिए एक उपयुक्त सुइटेबल क्षेत्र है। अब खादर, ये पानी देख रहे हो नीले रंग का, तो ये जो पीला पीला सा आपको बाउंड्री चमक रही होगी, ये होता है खादर। ये खादर यानी नदी के आसपास का क्षेत्र। खादर हर साल जो है बाढ़ आती है। अब बाढ़ अपने साथ क्या लाती है?
तो बाढ़ जैसे यहाँ पहुंचती है ना खादर क्षेत्र में, तो यहाँ की मिट्टी हमेशा नई हो जाती है। अब नई हो जाती है तो यहाँ पर खादर क्षेत्र उपजाऊ होता है, क्योंकि हर साल मिट्टी नई हो रही है तो अच्छी खासी फसलें उगेंगी। वहीं बांगर क्षेत्र की, ये नदी से दूर का क्षेत्र है। अब नदी से दूर का क्षेत्र है, हर साल मिट्टी नई भी नहीं हो रही है, तो यहाँ ये बहुत ही बीहड़ वाला क्षेत्र है, जैसे चंबल के बीहड़ होते हैं ना, वैसा क्षेत्र है। तो बांगर आपको पता है खेती के लिए इतना सूटेबल नहीं है। तो अब कहोगे मैम ऐसे तो हमें नहीं समझ में आया, आप एक्सप्लेन लिख कर भी कर दो थोड़ा सा। तो ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी, उसके दक्षिण में भाबर क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में ये पानी है, पानी के आसपास का जो येलो कलर का क्षेत्र है वो खादर है, और नदी से दूर का क्षेत्र बांगर। बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अब हम इसको एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डालेंगे भाबर। ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ये इतना तो पता ही चल गया होगा, शिवालिक के दक्षिण में ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है ना। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालय, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ शिवालिक। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। Very little vegetation is found. Very little vegetation is found. और चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है 8 का टेबल 8 से 16 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, सब पॉइंट्स याद करने ही बात ध्यान रखेंगे। इस भूभाग की नदियां पत्थर कंकड़ व पथरी, पत्थर कंकड़ व पथरी के नीचे से, पथरी है ना के नीचे से प्रवाहित होने के कारण, प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य हो जाती। ओके, द रिवर ऑफ दिस एरिया, the river of this area become invisible
बिकम इनविजिबल, ठीक है, बिकॉज दे फ्लो अंडर वाटर, दे फ्लो अंडर स्टोन, पेबल्स, पेबल्स है ना, एंड ग्रेवल। ये आपको द रिवर ऑफ दिस एरिया, the river of this area become invisible because they flow under streets, pebbles and gravel, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाबर क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि पथरीला क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से, भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से। भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से। भाबर इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, because भाबर रीजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। अब आता है तराई। तो भाबर ये शिवालिक के दक्षिण में है, बहुत कम वनस्पति मिलेगी, चौड़ाई इतना है, इस भूभाग की नदियां पत्थर कंकड़ व पत्थरी के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं और भाबर खेती के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त मिट्टी की वजह से। अब बात करेंगे तराई की। तराई मैंने बताया था ना, तराई हरा भरा है, भाबर के दक्षिण में स्थित। यह कहां पर है, कोई पूछे तो आप ये बताना, भाबर के दक्षिण में। ये भाबर के दक्षिण में स्थित है। भूमि यहाँ की कैसी है, तो आप बोलोगे तराई भूमि, तराई की जो भूमि है नम और दलदली, यहाँ की भूमि नम, नम व दलदली। ओके, भूमि कैसी है, नम व दलदली। नम और दलदली, ये आप याद रखेंगे। लोकेटेड टू द साउथ ऑफ भाबर,
टू द साउथ ऑफ भावर, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ भावर, ये आप याद रखेंगे। तराई जो लैंड है मॉइस्ट एंड स्वैम्पी है ना। जो तराई रीजन मॉइस्ट है ना एंड स्वैम्पी, मॉइस्ट एंड स्वैम्पी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तराई में तुम्हें पता हरे पेड़ पौधे दिखाए थे मैंने, दिखाए या भूल गए? तो आप बोलोगे घनी वनस्पतियां, घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब घनी वनस्पति को क्या बोलते हैं? रिच वेजिटेशन इज फाउंड, है ना। डेंस वेजिटेशन इज फाउंड, डेंस वेजिटेशन इज फाउंड बच्चों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौड़ाई उसकी तो मैंने भाबर की कितनी बताई थी, 8 का टेबल बताया था, ये 20 से 30 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर। ओके, चौड़ाई इतनी है। इसके बाद भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वे तराई के धरातल में, वे तराई के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है, धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द रिवर विच बिकम इनविजिबल, the river which become invisible in the Bhabar region ये याद करना है आप सबको कि वो कहाँ दिखना फिर पुनः शुरू कर देती है। बिकम रीजन, बिकम विजिबल, बिकम विजिबल, again on the surface of तराई रीजन, ठीक है। और TERAI होता है
ऊपर भी ये है, सब में ये लगेगा। तराई जो है बच्चों, वो खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। हरा भरा है तो खेती तो होगी। तराई इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर पे आओ। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ये आपको ध्यान रखना है। बांगर इज ओल्ड एलुवियल सोयल। Bangar is old alluvial soil and flood water does not reach here. And flood water does not reach here. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। ओके, नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। नदी के आसपास का क्षेत्र नहीं है, थोड़ा दूर का क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है। तो आप बोलोगे ये क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। इट इज फाउंड फार अवे it is found far away, okay, from the river basin, from the river basin। नदी से, नदी के आसपास का क्षेत्र नहीं है ना। यहाँ की कैसी मिट्टी है, यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है।
जब नदी के आसपास का क्षेत्र नहीं है, बीहड़ युक्त है, तो यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ बच्चों कैसी है? कम उपजाऊ मिट्टी है। अतः खादर की तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है। अतः यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अतः खादर की तुलना में कम उपजाऊ मिट्टी है। द सोइल इज लेस फर्टाइल the soil is less fertile and it is less fertile than the khadar soil. Than the khadar soil. अब जो बांगर है, तो भैया जब नदी से दूर के क्षेत्र में ये पाई जा रही है, तो आप जाहिर सी बात है भैया ये खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं है। बांगर क्षेत्र है ना, नदी से दूर का एरिया है ना, बांगर क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। बांगर क्षेत्र जो है बच्चों वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और यहाँ पर चूने की गांठ मौजूद होती है। और यहाँ पर चूने की गांठ मौजूद होती है। यहाँ पर क्या होती है? चूने की गांठ मौजूद होती है। The land is not suitable for farming. This reason is not suitable for farming. It contains hard limestone deposits. ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खादर की। ठीक है, खादर तो जाहिर सी बात है नदी के आसपास का ही क्षेत्र था, है ना। खादर तो नदी के आसपास का ही क्षेत्र था। यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ मैंने लिख दिया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हाँ, खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी है। इसे लिखेंगे न्यू एलुवियल सोयल। इसे क्या लिखेंगे? न्यू एलुवियल सोयल लिखेंगे। ठीक है,
न्यू एलुवियल सोयल, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। न्यू एलुवियल सोयल, ये याद रखना है। यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। इट इज फाउंड अराउंड द रिवर बेसिन्स। It is found around the river basins. और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ओके, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि नदी के आसपास का क्षेत्र है तो इसलिए बहुत उपजाऊ मिट्टी तो मिलेगी ही, ये आप याद रखेंगे। इट इज वेरी फर्टाइल सोयल। इट इज वेरी फर्टाइल सोयल, और ये खेती के लिए उपयुक्त है। खेती के लिए उपयुक्त है। खेती के लिए, जब भैया बाढ़ का पानी हमेशा है, नई मिट्टियां यहाँ हैं, तो यह खेती के लिए तो उपयुक्त होगा। ये क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त है। इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। है ना। और हर साल नदी की बाढ़ से, हर साल नदी की बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है। हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर, और हर साल यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। जो अत्यधिक जलोढ़ मिट्टी तो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जो अत्यधिक उपजाऊ, जो अत्यधिक उपजाऊ जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद एवरी ईयर द रिवर फ्लड डिपॉजिट every year the river flood deposit new layer of fertile new layer of fertile alluvial soil।
एलुवियल सोयल, न्यू लेयर ऑफ फर्टाइल एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल हो गया यहाँ तक। अब ये तो हो गया है पूरा चैप्टर। अब न्यू टॉपिक आता है द्वीपों का। अब आता है नया चैप्टर द्वीपों का। ओके, हाँ हो गया। बांगर की चौड़ाई नहीं आती है। हाँ, हर टॉपिक की वर्कशीट मैंने उसमें दे रखी है, ध्यान दो अपने चैप्टर में। हाँ, हर टॉपिक की अभी ये टाइप हो रही है, मैं दूंगी। दीप, दीपों का ये न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक, दीप होता क्या है। सबसे पहली बात, आप खुद देखो, ये है पानी, ऐसे करके, और पानी के बीचों बीच ये कुछ हरा हरा बन गया। पानी के बीचों बीच भूमि, पानी के बीचों बीच भूमि, तो ये है बच्चों द्वीप। इसे बोलते हैं द्वीप। तो द्वीप के चारों ओर क्या होता है, पानी। जो चारों ओर किससे घिरा हो, चारों ओर पानी से। तो अब आपने डेफिनेशन ध्यान से सुनी ली होगी कि भैया द्वीप वह भूभाग है द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, जो चारों ओर पानी से जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, यह महासागर, सागर। यह कहाँ पे मिलेगा आपको, यह है महासागर, सागर, झील वे नदियों में पाए जाते हैं। झील व नदियों में पाए जाते हैं। समझ में आया। ये आपको ध्यान है। आइलैंड इज ए लैंड एरिया
मतलब ये पानी में ही रहते हैं। विच इज सराउंडेड बाई वाटर, सराउंडेड बाई वाटर, which is surrounded by water on all sides, on all it is found in ocean, sea, lakes, ocean, sea, lakes and rivers। ये आपको ध्यान। इसके बाद आपको इमेज दिखा देते हैं, कभी आपको इससे क्लियर ना हुआ हो। तो ये है इमेज, इस तरीके से बताई, चारों ओर पानी और बीच में क्या दिख रहा है आपको, द्वीप दिख रहा है, ये होता है द्वीप। तो अब मैं इनको पढ़ाने वाली हूँ कि भारत में ऐसी भूमियां कितनी हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। हाँ, अच्छा, हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा कह रहा है मैम 1.5 घंटे की क्लास लिया करो। सर्वेश कुमार, नदियां मैं नहीं पढ़ा रही अभी, जब नदियां पढ़ाऊंगी तभी तो नदी का मैप बना के सिखाऊंगी। खुद सोचो ना ये बात। हम आइलैंड पढ़ रहे हैं तो अभी आइलैंड पे ध्यान देंगे। मैं फालतू चीज इसमें नहीं डालती, नदियों का टॉपिक मैं अलग पढ़ाऊंगी भैया। मेरे अंदर ये नहीं है कि एक ही जगह सारी खिचड़ी बना दो, ये निकाल दो वो निकाल दो। हाँ, तो आइलैंड पता चल गया सपना, जो चारों ओर जल से घिरा हो। आगे अब इनकी वो देखेंगे। सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अंडमान निकोबार पढ़ाऊंगी तो सिर्फ अंडमान निकोबार के बारे में बताऊंगी, दुनिया भर की बातें नहीं बताने की मैं, ये ध्यान रखा करो। पहले हम एक ही, भाई जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में डाल लो। वहीं तुम्हें मैं नदियां बता दूं, वहीं मिट्टी बता दूं, मेरे बस की नहीं होता है ऐसा पढ़ाना। हाँ जी भैया, अब तुम अंडमान निकोबार का मैप बना रही हूं मैं, चलो। कोको आइलैंड ध्यान से बनाते रहो, चुपचाप। कोको द्वीप, मैंने कहा ध्यान से, अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखो। कोको द्वीप मैंने कहा बताया, म्यांमार में। सुनाई आ गई, कहा किस देश में बताया कोको द्वीप। ये बनाया मैंने एक कोको चैनल, ये कोको स्ट्रेट बोल सकते हैं, कोको स्ट्रेट, सुन लिया। अमन किरार जी, ये द्वीप खत्म होने दो, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगी, ओके। हाँ, जैसे एप्स्टीन, एप्स्टीन का द्वीप है, सही कह रहे हैं, और क्या ऐसे ही तो होते हैं। ये लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप। अभी इसके बारे में ध्यान से, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, भैया कहानी यही लिखते हुए चलनी है, ठीक। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे।
ओके। इसके बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसके बाद मध्य अंडमान। सीक्वेंस मेरे साथ ही बना लो वरना खिचड़ी बन जाएगी बहुत तगड़ी वाली। ये है दक्षिणी अंडमान, और ये है पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। दक्षिणी अंडमान पर ही तो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम तुम्हें मालूम ही होगा। और इसके नीचे तुम्हें पता है ना पोर्ट ब्लेयर का नया नाम? हाँ बता दो, पता है तो। डंकन पास। हाथ बढ़ाते रहो वरना फिर मेरे साथ नहीं बनाओगे तो गलत बनने लगेगा। अब इधर की तरफ ही है एक रूटलैंड आइलैंड, इधर की तरफ ही है एक यहाँ पे ये वाला। तो ये जो है ये है रूटलैंड आइलैंड, रूटलैंड द्वीप। लो ये भी लिख दिया रूटलैंड द्वीप। क्या लिखा है मैंने? खचपुच हो गया, यू खिचपिच ही नहीं करना चाह रही बस मैं। रूटलैंड द्वीप, इसके नीचे लघु अंडमान, फिर इसके नीचे 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल हो गया। ये कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार, और ये ग्रैंड चैनल। और ये सुमात्रा द्वीप, जो कि क्या लिखा मैंने, इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, बना लिया? हाँ मैम बना लिया। अब इधर आओ, इधर बनाओ, उत्तरी अंडमान के सामने बनाओ नारकोंडम द्वीप। ऊपर वाला नारकोंडम द्वीप है, नीचे वाला बेरन द्वीप है। ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऊपर वाला भारत का, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का एकमात्र सुषुप्त डोरमेंट वोल्केनो। सुषुप्त का मतलब होता है जो इस समय शांत पड़ा है लेकिन इसके भविष्य में जगने के चांसेस हैं। अब जब भी ज्वालामुखी फूटता है उससे क्या क्या निकलता है? तो राख, लावा, मेग्मा, जलवाष्प भी निकलता है ना। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ये अब भी एक्टिव है, पहले भी एक्टिव था और आगे भी एक्टिव ही रहेगा। जी। हिमांशु शर्मा भैया, ये नदी है, नदी के ये वाला जो क्षेत्र है ये होगा खादर, इसके ये खादर, ये नदी है, और इससे दूर का क्षेत्र यानी यहाँ का और यहाँ का इतनी दूर का क्षेत्र ये बांगर होगा। इन नदी से दूर तो हो गया क्योंकि बीच में खादर क्षेत्र आ गया ना, ये बांगर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे। दीपा पोती हो रहा है, कैसे करें? इसके लिए भी टैलेंट चाहिए भैया। ये एक्टिव वोल्केनो, हो गया। इसके बाद साउथ अंडमान के सामने स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, आज इतनी छींकें क्यों आ रही हैं भैया मेरे तो। शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप, 3 द्वीप ये बनाओ। स्वराज द्वीप, ये बात आप याद रखेंगे। शहीद द्वीप, इसका नया नाम आपको पता है? नए नाम रखे गए हैं। स्वराज द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप, इस पे राधानगर बीच है। ये नील द्वीप, और ये रॉस द्वीप। नए नाम ये हैं। स्वराज द्वीप का नया नाम, शहीद द्वीप का नया नाम, सुभाष चंद्र बोस का नया नाम, सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नया नाम ये है। तो ये मैंने क्या बनाया? मैप ऑफ अंडमान निकोबार। ये है, ठीक है। जो अब यहां देखो, ये जो डंकन पास है, डंकन पास, डंकन पास ये रहा और ये रहा, इन दो के बीच में तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया का एक वो है, उसके बीच में है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी जिनसे अब इस टाइम कुछ नहीं निकलता, लेकिन आगे राख लावा मेग्मा निकलने के चांसेस हैं। और ये बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो गई है कक्षा यहाँ पर समाप्त। कुछ अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप। चलो मैम, टाइम, इतनी बड़ी कॉपी नहीं है, आ चुपचाप रहा है बड़ी यहाँ पर।
कैसा लगा सेशन? थैंक यू। आज मुझे बहुत इतनी जुकाम हुआ है, तुम्हारी क्लास में मुझे 10 छींकें आ गई होंगी, 10। पता नहीं कैसे हुई है इतनी जुकाम। चलो, थैंक यू।